आप लोग मेरे घर वालों को धोखे में रख मुझसे शादी की। आपने मुझे बताया कि आप एक बड़े इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी, घर और पैसा है। सच तो यह है कि आपने नौकरी एक अच्छी पत्नी पाने के लिए की थी। शादी के 1 महीने बाद ही आपने 10,000 की नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ किराने की दुकान पर बैठने लगे। हमें बताया क्या था, आप आत्मनिर्भर हैं, आप इंजीनियर के पोस्ट पर काम करते हैं, लेकिन यह सब झूठ निकला। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत के साथ नाजुक होता है। अगर किसी रिश्ते में झूठ बोलना शुरू हो जाए तो वह रिश्ता बिखरने में टाइम नहीं लगता। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देता है। आपकी शादी हो गई, आप 2 महीने की नौकरी किए और शादी होने के बाद आप अपने भाई के साथ दुकान पर बैठ गए। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो आपको नौकरी कैसे मिल जाती, इसलिए आप झूठ का सहारा लिए और कहा कि मेरा अच्छा वेतन है। आप लोगों के पास केवल एक दुकान था जिससे आपने घर का खर्चा चला पाते थे। एक दुकान से कितने लोगों का खर्च चल पाता, इसलिए कोई पिता आपके घर अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से आपने झूठ का सहारा लिया और लड़की वालों को झांसे में रख नौकरी करना आपको रास नहीं आता है, क्योंकि मेहनत आपके स्वभाव में करना नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कामचोर और आलसी व्यक्ति हैं। यह सारी बात गुस्से में मैं आकर अपने पति से कह दी। तब मेरे पति रोहित बोले, सही तो किया कि नौकरी छोड़कर अपनी दुकान में बैठ गया। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? दुकान में भी तो मैं काम करता हूँ। दुकान में काम आप करते ही क्या हैं? ससुर जी गले पर बैठते हैं और बड़े भैया शहर से माल ऑर्डर कर ग्राहकों को सामान दे देते हैं। आप बस दुकान पर बैठे बैठे फ़ोन चलाते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं। हमेशा से नौकरी करना चाहती थी, जिसके लिए मैं बैंक में फॉर्म भरने के लिए अपने पैसे मांगे। आपने कहा कि जाकर बड़े भैया से मांग लो। मैं बड़े भैया से मांगी तो उन्होंने कहा कि नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करती। आपका यह आर्थिक स्थिति देखते हुए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के ज़िंदगी बिताने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और आप तो नौकरी करना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जो इस वक्त देख रही हूँ आप वह समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी जेठानी आवाज़ लगाती है, रोहित जरा बच्चों को स्कूल से ले आना और दुकान से कुछ राशन का सामान भी लाना है। देखा कितना काम है मुझे, और तुम कहती हो कि दिन भर दुकान पे बैठे बैठे फ़ोन चलाता रहता हूँ। इसके आगे मैं बात करना उचित नहीं समझी। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई रहता था। जब मेरे लिए रोहित का रिश्ता आया तो तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि रूपा, रोहित अच्छा एक पढ़ा लिखा पोस्ट पर काम करने वाला लड़का है, शहर में घर भी बना लिया है, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम वहाँ पर आगे की पढ़ाई भी कर सकोगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। ये मुझे क्या पढ़ाएंगे, या तो खुद ही दूसरों पर आश्रित हैं। मेरे ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। मेरे ससुर जी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें जेठ जी भी काम करते थे। किराना का दुकान से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि पूरा परिवार अच्छे से चल सके। रोहित कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको नौकरी मिलता भी था तो 10 से 15,000 रुपये सैलरी होती। जब बाहर से जेठ जी बोले तो मेरे छोटे भाई का 15 जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको उपहार देना चाहती हूँ। एक दुकान है, उससे पूरी घर के खर्चे नहीं चल पाते हैं,
तो फिर तुम्हें भाई को देने के लिए गिफ्ट के पैसे कहाँ से लाऊं? इस बार रहने दो, अगली बार दे देना। रोहित पूरा दिन घर पर बैठे रहते हैं। रोहित सोचते ही नहीं थे कि दूसरों के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि अपने दुकान पे बैठना उचित समझ रहे थे। लेकिन दुकान से ज़्यादा तो रोहित से घरों की काम कराए जाते थे और उनको सैलरी भी नहीं मिलता था। मात्र के अनुसार पैसे अपने खर्च के लिए दिए जाते थे। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इस हालत में भी खान पान का दवाई पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से 9 महीने बाद बच्चा मृत पैदा हुआ। मैं बच्चों को खो चुकी थी। इस पर मेरे घर वालों को मुझे सहानुभूति देना चाहिए। इसके बजाय 2 दिन में ही मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दुकान पर जेठ जी की चलती और घर में जेठानी जी की चलती थी। इसी बात पर मैं विवाद करने लगी, जिसके कारण मेरे ससुराल वालों ने रोहित को बहला फुसलाकर डिवोर्स करा दिया। डिवोर्स होने के बाद मैं अपने ससुराल वालों को मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं मांगे, क्योंकि इनकी तो खुद की खर्चा नहीं चल पाता था, तो मुझे क्या देते। मेरा तलाक हुआ 5 साल बीत चुके थे। इसी बीच मैं पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी बैंक में नौकरी कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन ज़िंदगी कब मोड़ ले यह किसी को नहीं पता। रोहित के बारे में हर खबर मुझे उनके दोस्त से चल जाती थी। एक दिन रोहित को दोस्त मेरे पास कॉल किए और बताए कि रोहित की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसे ब्लड कैंसर है। रोहित के माता पिता भी गुजर चुके हैं और भैया भाभी रोहित की बीमारी का नाम सुनकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा के छोड़ दिए थे। रोहित की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। रोहित को देखने वाला, रोहित के पास आर्थिक और मानसिक सहारा देने के लिए कोई नहीं था। रोहित के दोस्त से यह सारी बात सुनने के बाद मैं निर्णय ली कि रोहित के पास जाऊंगी। रोहित मुझे अपने पास देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने घर वालों की बातों में आकर तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत किया हूँ। फिर भी तुम मेरी बीमारी का नाम सुनकर मेरे पास चली आई। तुम हमेशा मुझे नौकरी करने की प्रोत्साहित करती थी, लेकिन मैं कामचोर निकला। बस बैठे बैठे आराम की रोटी खाना चाहता था। आज देखो, इसी बात की मुझे सज़ा मिल रही है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मेरा इलाज सही वक्त पर हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। मुझे जैसे आलसी इंसान से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ अब घर चलो। मैं रोहित का उचित इलाज करवा के अपने घर ले आई और जब रोहित बिल्कुल ठीक हो गए तो मैं रोहित से कह दी कि तुम अपने भैया भाभी के पास चले जाओ। रोहित ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से भैया भाभी के पास क्यों जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने भैया भाभी के बातों में आकर तुम्हें डिवोर्स दे दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। चाहे तुम्हें पहले मेरे साथ जो भी किया हो, मैं उस बात को भुला चुकी हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तब रोहित मेरे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं अब से नौकरी करूँगा और तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूँगा। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे बन जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे माफ़ कर दो। रोहित की यह बातें सुन मैं रोहित को माफ़ कर दी, क्योंकि अब रोहित को समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में नौकरी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी ना हो तो पैसे नहीं आएंगे और पैसे ना हो तो ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर स्टोरी की वीडियो